रैपर त्यागी, ये आपने नाम रखा खुद या किसी ने आपको टैग दिया ये? और सोशल मीडिया पे मेरा नाम रैपर त्यागी है पिछले 8 से 10 साल से। और इसको प्रोफेशन में लाने का मतलब ये क्या था, मतलब कैसे जुनून चढ़ा आपको इसका? शुरू किया, फिर डायरेक्टर लोगों से बात करी, तो धीरे धीरे इंडस्ट्री में घुसे तो चीज़ों का पता चला। फिर धीरे धीरे हमारी लिखाई और बढ़िया हो गई। और शूटिंग करते वक्त तो चीज़ें अलग होती है, लेकिन शूटिंग के बाद कुछ अलग ही प्रभाव पड़ता है चीज़ों का। उसकी पीछे की कहानी कि मतलब बॉन्सर्स, कार्स और रेंटल स्पेस भी होती है बहुत सी जगह। जिस शहर में हम रह रहे हैं, अगर हम वहीं पे भी परमिशन लेनी पड़ेगी तो फिर क्या फ़ायदा है। अच्छा, एक गाना शूट करने के लिए कम से कम कितना खर्चा? ना बढ़िया शूट करने के लिए ना 50,000 रुपये लगेंगे। तो सामने वाला क्या बोलता, अरे हाँ तू करवाओगे 50,000 में शूट। जो आप गाने में मतलब नाम भी लेते हैं, ठीक है, मतलब वो लोग आपको अप्रोच करते हैं इस चीज़ के लिए कि आप इस लोकेशन का नाम लो, हम आपको पे करेंगे। तो बहुत लोगों ने बोला कि भाई तूने पैसा खाया है। गाने के अंदर ज़्यादातर शो ऑफ देखा जाता है। शो ऑफ मतलब ये ज़रूरी होता है? मैं कभी भी अपना गाना ये सोच के नहीं निकालता कि भाई मैं उसकी ऐसी तैसी कर दूंगा, या मैं उसको फाड़ दूंगा, या मैं उसको बीट कर दूंगा, या मैं आजकल हम देखते हैं कंट्रोवर्सीज बहुत हो रही है। अभी मेरा एक गाना था लास्ट जो मैंने निकाला था कि लगा दू वाट देखू न जात। हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूँ इस वीडियो में। आज हमारे साथ मौजूद है एक ऐसे गेस्ट जो बुढ़ाना से उठकर अपनी पहचान बनाने वाले और अपने वर्ड को वेपन बनाकर स्टोरी सुनाने वाले। मैं बात कर रहा हूँ मिस्टर रैपर त्यागी की। तो आइए बात करते हैं। तो बहुत बहुत स्वागत है दमन स्टॉक पर। थैंक यू ब्रदर। कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया, आप बताओ। मैं सबसे पहले बात करना चाहूँगा आपके नाम को लेकर। रैपर त्यागी, ये आपने नाम रखा खुद या किसी ने आपको टैग दिया ये? ये नाम रैपर त्यागी जो नाम है वो मेरा स्कूल टाइम से पढ़ा। जब 2014-15 में मैं स्कूल में पढ़ता था, तो स्कूल में मेरे दोस्तों ने मुझे ये नाम दिया। लाइक जैसे स्कूल में एक्टिविटीज़ होती है, बच्चे अपनी क्लास में परफॉर्मेंसेस दिखाते हैं कि भाई किसमें क्या टैलेंट है। तो जब भी कोई टीचर क्लास में आता तो बच्चों से बोलता कि चलो भाई सामने आओ, और जिसको सिंगिंग आती है वो सिंगिंग दिखाओ, जिसको डांस आता है डांस दिखाओ। तो बच्चे बोलते थे कि पीछे से कि मैम रैपर आएगा, रैपर रैप करके दिखाएगा। अच्छा। तो और जब भी मैं स्कूल में एंट्री करता था तो दोस्त लोग बोलते थे कि और भाई रैपर क्या हाल है, रैपर क्या हाल है। मैंने कहा यार ये क्या नाम रख दिया मेरा, क्योंकि मैं रैप करता था। अच्छा। तो जब मैं गाने रेडी करता था उस टाइम 2016 में 17 में, तो मैंने ऐसे ही किसी गाने में बोल दिया कि रैपर त्यागी, तो वो बहुत बढ़िया लगा और मैंने वो गाना रिलीज़ भी किया उस टाइम। तो लोगों को बड़ा अच्छा लगा कि भाई ये नाम बहुत बढ़िया तरीके से आया। तो फिर लोग जहाँ भी मिलते थे ऑन रोड या कहीं भी, तो बोलते थे ओ भाई रैपर क्या हाल चाल है। मैंने कहा यार ये नाम अच्छा पड़ा। तो तभी से ही स्कूल टाइम से ही मैंने अपना नाम फिर रैपर त्यागी रख लिया। और रियल नेम मेरा विशाल है। अच्छा। रियल नेम मेरा विशाल है। और सोशल मीडिया पे मेरा नाम रैपर त्यागी है पिछले 8 से 10 साल से, और तब से मेरा नाम रैपर त्यागी पड़ा। अच्छा रैपर भाई, जब आप स्कूल में एक्टिविटी करते थे जैसे सिंगिंग हो गई, आपका जो मन करता था वो करते थे। इसको प्रोफेशन में लाने का मतलब ये क्या था, मतलब कैसे जुनून चढ़ा आपको इसका? लाइक स्टार्टिंग में तो हमने मस्ती से ही किया, मतलब ऐसे ही मस्ती में लिखते रहते थे, कुछ भी लिख दिया। और लोगों को फिर पसंद आने लगा। मतलब मैं कुछ भी लाइंस लिखता था और उसको ऐसे ही डाल देता था यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे। तो लोग वहाँ से उसको रिलेट करते थे कि भाई बहुत बढ़िया लाइन बोल रहा है ऐसे ऐसे करके। तो मुझे नहीं लगता था कि मैं कुछ ज़्यादा ही बढ़िया कर रहा हूँ जो लोग ज़्यादा मुझे इतना अप्रिशिएट कर रहे हैं। मैं तो ऐसे लिखता था और डाल देता था। तो लोग बोलते कि भाई बहुत बढ़िया कर रहा है तू, आगे जा, मुंबई जा, ये वो। तो मैंने कहा चलो जब लोग इतना बोल रहे हैं तो थोड़ा सा और अच्छा करते हैं। तो फिर मैंने जो आर्टिस्ट है और जो अंडरग्राउंड काम करते थे उनको सुनना शुरू किया। तो धीरे 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 जैसे सुनता रहा तो फिर मेरी भी स्किल्स और इम्प्रूव होती गई। तो मैंने गाने निकालने शुरू किए। स्टार्टिंग में नॉर्मल हम ऐसे फ़ोन से वीडियो बनाते थे, फिर मैंने धीरे धीरे कैमरा से वीडियो बनवाना शुरू किया, फिर डायरेक्टर लोगों से बात करी। तो धीरे धीरे इंडस्ट्री में घुसे तो चीज़ों का पता चला। फिर धीरे धीरे हमारी लिखाई और बढ़िया हो गई और हम फिर प्रोफेशनल काम करने लगे, फिर लोगों को पसंद आने लगे। तो इस तरीके से हमने फिर इस चीज़ में आगे बढ़ गए। शूटिंग करते वक्त तो चीज़ें अलग होती है, लेकिन शूटिंग के बाद कुछ अलग ही प्रभाव पड़ता है चीज़ों का। उसकी पीछे की कहानी कि मतलब बॉन्सर्स, कार्स और रेंटल स्पेस भी होती है बहुत सी जगह। जैसे मतलब कहीं जाना होता है और कोई जगह ऐसी है जहाँ पे आप
एंटर नहीं हो सकते, आपको वो रेंटल ही अप्रोच करना पड़ेगा या मतलब लेना पड़ेगा। तो उसके बारे में बताओ कि उसके पीछे की जर्नी कैसी होती है एक गाना शूट करने के लिए। गाना शूट करने के लिए सबसे पहली बात लोकेशन ही करूँगा। लोकेशन तो मुझे कहीं भी चाहिए होती है, तो उसकी कोई भी ज़रूरत नहीं होती किसी भी चीज़ की, हमें परमिशन मिल जाती है। मतलब कि हमारे पूरे मुजफ्फरनगर में अगर मुझे कहीं भी शूट करना होगा तो ज़्यादा परमिशन की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सब अपने को जानते हैं, सब अपने भाई है। और तो सभी से अच्छे व्यवहार, अपने अच्छे कॉन्टैक्ट है, तो परमिशन की ज़रूरत तो कहीं भी नहीं पड़ती। एक बार कहना पड़ता है फ़ोन करके कि भाई हमको यहाँ पे शूट करना है, तो आराम से हो जाता है। जिस शहर में हम रह रहे हैं अगर हम वहीं पे भी परमिशन लेनी पड़ेगी तो फिर क्या फ़ायदा, है ना। और अपने शहर के लिए हम काम करते हैं। और रही बात शूटिंग की, तो शूटिंग के पीछे कहानी होती है, हमें पहले तो अपना सॉन्ग लिखना पड़ता है ना। उसमें ही 1 दिन 2 दिन निकल जाता है पूरा गाना रेडी करने में। फिर उसके बाद हमें सॉन्ग रिकॉर्ड करना पड़ता है। सॉन्ग रिकॉर्ड करने के बाद उस सॉन्ग की मिक्सिंग मास्टरिंग होती है। 5-6 दिन में वो गाना हमारे पास आता है। फिर हमें उस गाने की वीडियो शूट के लिए अपने डायरेक्टर लोगों से बात करनी पड़ती है। फिर डायरेक्टर रेडी करते हैं, डीओपी रेडी करते हैं, और एक पूरी टीम जब रेडी होती है उसके बाद शूट होता है। फिर हमें जो लोकेशन चाहिए होती है वहाँ की परमिशन वगैरह जो भी हमें चाहिए जहाँ पे, वहाँ पे जाना होता है शूट करने के लिए। और रही बात बाउंसर्स की, कार्स की, तो बाउंसर्स वगैरह जो होते हैं वो सब रेंटल होते हैं। हमें पे करना पड़ता है उसके लिए, जितने भी हमें बाउंसर्स मंगवाने हैं या गनमैन मंगवाने हैं या कार्स मंगवानी है, जितने भी इक्विपमेंट्स हमें लग्जरी चाहिए उसके लिए हमको पे करना पड़ता है। और सब कुछ रेंट होता है, क्योंकि सोशल लाइफ और रियल लाइफ बहुत अलग होती है। ऐसा नहीं है कि मैं सोशल मीडिया पे एक लग्जरी कार दिखा रहा हूँ और मैं रियल में भी उसमें ही घूम रहा हूँ, ऐसा नहीं होता। क्या पता मैं सोशल मीडिया पे लग्जरी कार दिखा रहा हूँ और रियल में मैं एक्टिवा पे घूम रहा हूँ। और घूमते हैं अपने शहर में, हम एक्टिवा बाइक पे घूमते हैं बढ़िया, और अपना चिल करते हैं। तो सोशल लाइफ में और रियल लाइफ में बहुत अंतर होता है। बिल्कुल सही बात है। अच्छा, एक गाना शूट करने के लिए कम से कम कितना खर्चा। एक गाना शूट करने के लिए देखो अलग अलग बजट होता है सबका। एक फ़ोन से भी शूट कर सकते हैं, और एक 1 करोड़ का कैमरा है उससे भी शूट कर सकते हैं। तो और जो रेड ड्रैगन कैमराज होते हैं जो मूवीज़ में चलते हैं या बड़े बड़े गानों में चलते हैं, तो उनका एक दिन का रेंट ही 15 से 20 हज़ार रुपये होता है। तो अगर हमें एक बढ़िया गाना शूट करना है, मैं अपने बता रहा हूँ, कोई ये मत सोच लेना कि इतना बड़ा बजट बता दिया हम तो 2 हज़ार में करा देंगे। वो बहुत बार क्या होता है ना, हम किसी को बोलते भाई एक गाना बढ़िया शूट करने के लिए ना 50 हज़ार रुपये लगेंगे, तो सामने वाला क्या बोलता, अरे हाँ तू करवाओगे 50 हज़ार में शूट, 2 हज़ार में हमारा वो भाई कर देगा। तो भाई तो करवाना उससे। देखो क्वालिटी में ना पैसा खर्च करना पड़ता है। बिल्कुल सही। जब हम स्टार्टिंग में गाने शूट करते थे तो हमारे पास हज़ार हज़ार रुपये भी नहीं होते थे। हम सोचते थे कि हमारा फ्री में कर दे। उस टाइम हम कमाते नहीं थे, हमारे पास कुछ सोर्स नहीं था। तो अब चीज़ों का पता चला है जाके। तो एक गाना शूट करने के लिए मिनिमम, मैं कैसे बताऊं, क्योंकि मेरा बजट तो देखो आपने मेरे गाने देखे हैं, उन्हें क्वालिटी देख के पता चल जाता है लोगों की कितना बजट लगा होगा। तो जो मैंने नेवर स्टॉप गाना शूट किया है उसमें 1+ मान के चलो आप, 1+। क्योंकि उसमें ना जो सॉन्ग की ऑडियो है वो भी हमने बाहर से कराई है, और जो कार्स बाउंसर्स बहुत सारा खर्चा होता है, तो 1+ मान के चलो। अच्छा, उस पे मैंने देखा है कि 2.5 मिलियन जी, से ऊपर है। 2.6 मिलियन हो चुके हैं अभी। 2.6 मिलियन, ये बहुत अच्छी बात है मतलब। और उस गाने को मतलब लोग इतना रिलेट कर रहे हैं कि मतलब वो चलते ही जा रहा है अभी तक। हाँ मतलब उस पर व्यूज़ चलते रहते हैं, उस पर व्यूज़ रुकते नहीं है। मतलब डेली मैं सुबह उठता हूँ तो दिखता है कि लाइक आ ही रहे हैं अब तक। मैं रोशनी डालना चाहूँगा मुजफ्फरनगर की कुछ लोकेशंस के ऊपर जो आप गाने में मतलब नाम भी लेते हैं, ठीक है। मतलब वो लोग आपको अप्रोच करते हैं इस चीज़ के लिए कि आप इस लोकेशंस का नाम लो, हम आपको पे करेंगे, इस तरीके का सीन है, या आप खुद से उनको अपने गाने के अंदर डालते हो। नहीं नहीं, किसी से भी कोई पैसा नहीं लेता मैं। अपने शहर के लिए मैं जब भी कोई गाना करता हूँ या कोई भी वीडियो करता हूँ तो उसमें जितनी भी लोकेशंस के नाम होते हैं वो मैं अपने मन से ही लेता हूँ, कोई किसी से पैसा वैसा नहीं लेता। वो जब मैंने UP12 गाना बनाया तो उसमें बहुत सारी जगहों के, मेरे शहर के कैफ़ेज़ के और रेस्टोरेंट के नेम थे और स्टॉल्स के नेम थे। तो बहुत लोगों ने बोला कि भाई तूने पैसा खाया है तूने पैसा लिया लोगों से, पैसे ले रहा है, प्रमोशन कर रहा है। तो देखो लोगों की सोच से हम नहीं चल सकते, है ना। लोग तो ये सोचते हैं कि बस इसको किसी न किसी तरीके से नीचे खींच लें। उस गाने पे 3 मिलियन से ज़्यादा व्यूज़ है। लोग पागल थोड़ी है जो उस गाने को इतना देख रहे हैं, इतना प्यार कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं। 25,000 से ज़्यादा शेयर है उस गाने के, मतलब 25,000 लोगों ने उस गाने को शेयर किया है। अब 25,000 लोग, या तो 25,000 लोग पागल हैं या फिर हम पागल हैं।
तो जितनों ने भी शेयर किया है सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। और जितने भी लोग उल्टा बोलते हैं या उस गाने को नेगेटिव वे में लेके जाते हैं तो वो ले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि अगर हम यूट्यूब पे है, सोशल मीडिया पे है, तो गलत कमेंट्स भी आएंगे और सही भी आएंगे। बिल्कुल। तो मेन चीज़ ये है कि हमें सही पे ध्यान देना है, और गलत तो देखो आते रहेंगे जीवन भर। बिल्कुल। मैं बात करना चाहूँगा, कुछ सोशल मीडिया पर मैं वीडियोस देखता हूँ, कुछ लोग ऐसे हैं जो कैमरा हाथ में लेते हैं और बोलते हैं 3,000 रुपये में एक गाना। तो मतलब ऐसे लोगों को आप मतलब क्या कहना चाहोगे? उनकी क्वालिटी बेकार है या मतलब उनके गाने अच्छे नहीं होते? एक कुछ जैसे मतलब बहुत से वीडियोग्राफर ऐसे हैं सोशल मीडिया पे कि वो ये बोलते हैं कि हमारे पास कैमरा है जी जी। और हम 3,000 में, 4,000 में, 5,000 में आपके इतने वीडियो शूट कर देंगे, हाँ। और वही शूट जो 50,000 में होता है वो 3,000 5,000 में कर देंगे। ये बोल रहे हैं आप? मैंने भी बहुत सारी वीडियोस देखी है जिसमें बंदे ये बोलते हैं कि हम 5,000 में तुम्हारे इतने वीडियो शूट कर देंगे, और जबकि देखो मैं उनको ना कुछ नहीं बोलना चाहता, क्योंकि देखो क्या पता उनके पास इतना वर्क ना हो, क्या पता वो सस्ता चीज़ दिख मतलब पैसे कम करके काम ज़्यादा लेना चाहते हो। लेकिन देखो इसमें ना बर्डन भी है अपने ऊपर, आदमी परेशानी में बहुत घुस जाता है। लाइक मैं अगर 100 रुपये में कोई वीडियो शूट कर रहा हूँ तो मेरे पास हज़ारों लोग आ जाएंगे। अब हज़ारों लोगों को मैं कैसे हैंडल करूँगा, सोचने की बात है। लेकिन अगर कोई 5,000 में, 4,000 में कर रहा है तो वो उसकी थिंकिंग है। देखो बढ़िया है, हम तो ये चाहते हैं कि सबका काम चले, लेकिन जो क्वालिटी देखो क्वालिटी ना पैसा मांगती है ना। और जो चीज़ 50,000 में हो रही है, इतनी बड़ी बड़ी प्री वेडिंग्स होती है कि 1,00,000 रुपये में शूट होती है, वही प्री वेडिंग 5,000 10,000 में लोग कर रहे हैं। तो कोई 50,000 में जो बोल रहे हैं तो लोग उनको 50,000 क्यों दे रहे हैं? लोग 50,000 वाले के पास क्यों जा रहे हैं, आप ये बताओ? लोग 5,000 वाले के पास भी जा सकते हैं, लेकिन एक ब्रांड, एक नाम और एक क्वालिटी का फ़र्क होता है। फ़र्क होता है। बिल्कुल बिल्कुल। मैंने ना अक्सर एक चीज़ नोटिस की है, गाने के अंदर ज़्यादातर शो ऑफ देखा जाता है। शो ऑफ मतलब ये ज़रूरी होता है या मतलब सिर्फ गाना चलाने के लिए? शो ऑफ लाइक गाड़ियाँ, लड़कियाँ। हाँ देखो क्या है ना, वो देखो शो ऑफ तो देखो करना ही पड़ता है गानों में। वो शो ऑफ नहीं होता, वो एक लाइक इन्वेस्टमेंट मान लो कि अगर हम कोई गाना बना रहे हैं, अब हम सिंगल खड़े हो जाए और उसमें बोलते रहे तो वो तो उसमें तो मज़ा नहीं आएगा, है ना। तो गाने में गाड़ियाँ है, लोकेशन है, लड़कियाँ है, मॉडल्स है, और एक बजट जब लगता है ना तो चीज़ें निखर के आती है। अब मैं एक खेत में खड़ा होकर शूट करूँ, एक गली में होकर शूट करूँ, गली में खड़ा होकर शूट करूँ, उस शूट में और एक पेड लोकेशन की शूट में ज़मीन आसमान का अंतर है। अच्छा, मुझे फनकर के अंदर आपका कोई कॉम्पिटिटर है ऐसा जो आपको लगता है कि ये बंदा बीट कर सकता है मुझे रैपिंग में? रैपिंग में देखो मैं किसी को अपना कॉम्पिटिटर नहीं समझता। मैं किसी से कॉम्पिटिशन ही नहीं करता। मैं ये सोचता हूँ कि हाँ मैं बेस्ट हूँ और मुझे अपना 100% देना है। बिल्कुल। और मैं अपने गानों में जी जान लगा देता हूँ, और अपने रैप सॉन्ग्स में कि भाई मुझे अपना बेस्ट गाना निकालना है। और मैं कभी भी अपना गाना ये सोच के नहीं निकालता कि भाई मैं उसकी ऐसी तैसी कर दूंगा, या मैं उसको फाड़ दूंगा, या मैं उसको बीट कर दूंगा, या मैं उससे अच्छा बना दूंगा। मैं कभी भी किसी से कॉम्पिटिशन करता ही नहीं हूँ। हो सकता है कि आप बताओ मुझसे अच्छा हो, लेकिन मुझे अपने आप पे ध्यान देना है। मैं तो सबको सपोर्ट करता हूँ। हमारे शहर में काफ़ी सारे इन्फ्लुएंसर्स हैं, क्रिएटर्स हैं, व्लॉगर्स हैं। मैं चाहता हूँ सभी आगे बढ़े और सभी बढ़िया करें। मेरे से कंपटीशन ना करो तो ही बेहतर है, क्योंकि मेरे से कंपटीशन करके कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि मैं कंपटीशन में पढ़ता ही नहीं, और ना मैं उस जोन का हिस्सा हूँ जिस जोन में तुम मुझे दौड़ाना चाह रहे हो। ढांडा याला भाई ने अपनी बात बोल ली थी तो मैंने अपने स्लैंग में बोल दी। आपकी ज़िंदगी में वो मोड़ कब आया जब जिस मोड़ ने मतलब आपकी लाइफ ही बदल दी? कोई बात, कोई यार, कोई ऐसा इफेक्ट जो फैमिली की तरफ से भी हो सकता है? जब तक मैं मुजफ्फरनगर में था सब कुछ नॉर्मल था, लेकिन यहाँ से बाहर निकलने के बाद मतलब एक बहुत बड़ा चेंज आया लाइफ में। लाइक बाहर निकल के ना बहुत चीज़ों को ना बहुत चीज़ें सीखने को मिलती है। लाइक आप कैसे लोगों में रह रहे हो, लाइक कैसी संगत है। लाइक जब मैं यहाँ से, मैं मोस्टली मुंबई रहा हूँ मैं, और जो मेरा खुद का प्रोडक्शन हाउस है वो जितने भी मेरे क्लाइंट्स हैं, जितने मेरे साथ काम करते हैं लोग, वो सब मुंबई में रहते हैं, और मैं मोस्टली वहाँ पे जाता रहता हूँ। तो वहाँ पे एक अलग माहौल है। बिल्कुल। ड्रीम ऑफ सिटी बोला गया है मुंबई को। तो वहाँ पे सभी क्रिएटर्स और सभी बहुत सारे कलाकार लोग मिलते हैं, तो उनसे बहुत चीज़ें सीखने को मिलती है। तो यहाँ से बाहर निकलने के बाद बहुत चीज़ें लाइफ में चेंज हुई, बहुत रहने का तरीका आया, बहुत चीज़ें सीखी है। लाइक हमें कहाँ पे क्या बोलना है, लाइक एक स्ट्रगल क्या होता है। मैं तो मुंबई तब गया जब मैंने अपने एक बेस बना लिया कि हाँ भाई मैं वहाँ पे जाके मुझे किसी चीज़ का रेंट ना देना पड़े। कुछ मैंने भाई लोगों से अपने कांटेक्ट अच्छे बनाए, उन्होंने मुझे अपने पास वहाँ पे स्टे कराया,
और हमने साथ में काम किया, बढ़िया अपना प्रोडक्शन का काम किया, तो बहुत मज़ा आता है वहाँ पे। और यहाँ से तो बहुत बढ़िया है वहाँ की लाइफ, मतलब अपने शहर से बढ़िया तो देखो कहीं पे जगह नहीं है। लेकिन मेरा यह है कि मैं मुंबई चला जाऊँ या किसी भी सिटी में, कंट्री में चला जाऊँ, अपने शहर से बढ़िया मेरे को कहीं नहीं लगता। यहाँ पे एक मज़ा है अपने शहर में। अच्छा, आपका खुद का प्रोडक्शन हाउस है? जी, मेरा खुद का प्रोडक्शन हाउस है, उसमें ब्रांड्स के लिए एडिटिंग एंड ग्राफिक्स का हम काम करते हैं। तो मेरा खुद का अपना प्रोडक्शन हाउस है। बाकी मेरा खुद का एक वॉच ब्रांड भी है जो अभी लॉन्च नहीं हुआ है, अभी अनरिलीज्ड है वो, तो जल्दी उसको लॉन्च करेंगे। बाकी रिसेंटली मेरा खुद का प्रोडक्शन हाउस है और मैं म्यूज़िक कर रहा हूँ पिछले 10 साल से, और अब जाके उसमें थोड़ी उपलब्धि हासिल हुई है, थोड़ी सी, अभी तो बहुत चाहिए, लेकिन कर रहे हैं बस। आपका फेवरेट रैपर कौन है? नहीं, फेवरेट तो कोई नहीं है, लेकिन मैं सुनता सबको हूँ। हनी सिंह मेरे को बहुत बढ़िया लगता है भाई। आजकल हम देखते हैं कंट्रोवर्सीज बहुत हो रही है। एक बादशाह भाई के साथ भी कंट्रोवर्सी खड़ी हुई थी, उस बारे में कुछ बताओ कि मतलब वो आपके हिसाब से सही थी या मतलब उन्होंने कुछ गलत किया? अच्छा, वो घोड़ी वाला जो वर्ड था, जी जी। देखो उसमें मेरे ख्याल से तो कुछ गलत नहीं था, लेकिन समाज के हिसाब से देखो तो थोड़ा गलत हो सकता है। अभी मेरा एक गाना था लास्ट जो मैंने निकाला था कि लगा दू वाट देखू ना जात, तो ऐसे तो लोग जातिवाद मुद्दा बना सकते हैं। और एक गाना था मेरा, उसमें बोला था मैंने, बड़े दिनों बाद तेरा भाई आया बैक, कान फाड़ लाया ट्रैक, कान फाड़ लाया ट्रैक। अब लोग कुछ और फाड़ने की चीज़ सोचते हैं, है ना। तो वर्डिंग ना, ऐसा नहीं है कि हमने अपने रैप में ऐसा कुछ बोल दिया तो हमने किसी को डिसरेस्पेक्ट कर दिया। ये किसी स्पेसिफिक पर्सन के लिए बोली जाती है, एक पर्सन को टैग करी जाती है, या फिर ये फ्लो होता है। बिल्कुल। एक आदमी रैप करता है तो उसमें फ्लो में कुछ लाइनें ऐसी है कि कूल पंथी के लिए हम बोल देते हैं, बिल्कुल। या हमको एक ऐसी वाई की वर्ड सही रहेगा तो बोल दिया। बहुत सारी डबल मीनिंग बातें भी होती हैं। तो ऐसा नहीं है कि देखो बादशाह एक बहुत बड़ा आर्टिस्ट है, वहाँ तक पहुँचने के लिए बहुत टाइम लगेगा, और लगेगा भी भाई, लगता है ना। बादशाह एक बहुत बड़ा आर्टिस्ट है, वहाँ तक जाने के लिए बहुत मेहनत चाहिए, है ना। तो मेरे ख्याल से तो ऐसा कुछ नहीं है कि कुछ ऐसा बोल दिया कि इतना बड़ा मुद्दा बन जाए, है ना। वो एक नॉर्मल स्लैंग है, नॉर्मल फ्लो है, तो उसको नॉर्मल तरीके से लेना चाहिए। एक बात और भी है राबर भाई, हम लोग जब किसी के अंदर बुराई देखते हैं ना तो उसकी अच्छाइयाँ भूल जाते हैं। यानी कि उन्होंने बहुत अच्छे गाने भी दिए हैं और वो ऑलरेडी काम भी कर रहे हैं यार। जब इंसान तरक्की पे होता है, ऊपर चढ़ रहा होता है, तो उसको लोग खींचते हैं, है ना। उस बंदे के पास एक बहुत बड़ा स्टारडम है, तो उसकी एक छोटी सी भी गलती ना लोग बहुत जल्दी कैच करेंगे, क्योंकि एक इंसान अगर बहुत बड़े पद पे है तो बहुत से लोग नहीं चाहते कि उस पद पे रहे, तो इसलिए लोग गलतियां ज़्यादा पकड़ते हैं। मुजफ्फरनगर के अंदर जब आप मतलब शूट करते वक्त कोई धमकी या कॉल इस तरीके की कि ये कर देंगे, कभी ऐसा हुआ है आपके साथ? मुजफ्फरनगर में हमको धमकी मुजफ्फरनगर के अंदर ऐसी कोई हमको धमकी नहीं दे सकता भाई, क्योंकि देखो सभी हमसे जुड़े हुए हैं, और जितने भी भाई बढ़िया अपना जिनका दबदबा है, या जो शहर के अच्छे लोग हैं, या बढ़िया, मतलब सभी अपने को जानते हैं पहली बात तो, है ना। और मैं कोई ये नहीं कह रहा कि मुझको जानते हैं या मेरे वो चेल्ले हैं, ऐसा कुछ नहीं है। सब अपने भाई है और सबसे बढ़िया अपने कांटेक्ट है। चेल्ला कोई किसी का नहीं होता, सब अपने आप में कुछ ना कुछ है, सही बात है ना। तो मुजफ्फरनगर शहर के अंदर कोई हमको तो धमकी दे नहीं सकता, क्योंकि देखो हमारा व्यवहार ऐसा है कि जो भी हमसे मिलेगा वो बोल ही नहीं सकता कि हमारे अंदर एटीट्यूड है या कुछ है। तो इस शहर के अंदर हमें तो कोई धमकी देनी, और अगर देगा तो धमकी दे सके बस, कर नहीं सकता। कर नहीं सकता वो कुछ, क्योंकि ये कोई मैं अपना एटीट्यूड नहीं दिखा रहा, ना मैं कोई अपने घमंड दिखा रहा कि मुझे कोई कुछ नहीं कह सकता। कहने को तो बहुत कुछ कह देगा कोई, लेकिन अपने शहर के अंदर अपना और अभी ठीक है, मतलब सब जानते हैं और सबसे हमारा व्यवहार अच्छा तरीके से जुड़ा हुआ है। तो धमकी वमकी कोई हमको को नहीं देता, क्योंकि हम किसी को कुछ गलत बोलते ही नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। जब हम किसी को कुछ बोलेंगे ही नहीं तो कोई हमसे क्यों बिना मतलब भूल जाएगा। सही बात है। और मुजफ्फरनगर शहर में है तो फिर इलाज भी हो जाएगा। जैसे आप मुंबई रहते हैं, मतलब गए भी हैं, वहाँ के लोग हमारे मुजफ्फरनगर या यूपी को लेकर मतलब कैसे ट्रीट करते हैं वो लोगों को, अपने लोगों को? देखो मुंबई के अंदर कोई किसी को कुछ नहीं बोलता, क्योंकि वो एक बहुत बिजी शहर है। वहाँ सुबह ही अपना लोग काम पे जाते हैं और उनको घंटा मतलब नहीं है किसी से। वो ड्रीम ऑफ सिटी बोला गया है मुंबई को। मुंबई एक बहुत बढ़िया शहर है ना। और वहाँ पे बहुत बंदे बहुत टाइम से स्ट्रगल कर रहे हैं, कुछ अच्छा कर रहे हैं, कुछ अभी मेहनत ही कर रहे हैं। तो वो किसी से कोई मतलब नहीं है वहाँ पे।
बहुत बढ़िया शहर है, मैं रहा हूँ वहाँ पे और मैं जाता भी रहता हूँ। तो वहाँ पे किसी को मतलब नहीं है कि वो कैसा है ये कैसा है, सब अपने काम में है। और रात को वहाँ पे कोई सोता नहीं है, सब काम करते हैं, एंजॉय करते हैं। और लड़कियों के लिए बहुत बढ़िया सेफ शहर है वो, मतलब 2-3 बजे भी लड़की आराम से वहाँ पे वॉक कर सकती है, खाने पीने जा सकती है, सब आउटलेट्स वगैरह खुले रहते हैं। अच्छा। तो नाइट लाइफ भी बहुत बढ़िया है वहाँ की, अगर पॉजिटिव वे से ले। और देखो, बुरी चीज़ें भी है दुनिया में और अच्छी चीज़ें भी है, तो इंसान के ऊपर डिपेंड करता है, वो बुरी जगह जाना चाहता है, अच्छी जगह जाना चाहता है ना। तो वहाँ पे कोई किसी को नहीं कुछ कहता। अच्छा, कुछ जगहें ऐसी हो सकती है, आप कभी गए हो ऐसी जगह पे जहाँ पे आपको फेस करना पड़ा हो ये सब कुछ, कि मुजफ्फरनगर से हैं आप? अच्छा अच्छा। हाँ, मैं दिल्ली में एक बार अपनी टीम के साथ गया था, तो वहाँ पे हम ऐसे ही रूम लेने लगे। मैंने कहा भाई आज स्टे करना है अपने को। तो वहाँ पे उन्होंने डॉक्यूमेंट वगैरह साइन करा लिए, कहने लगे ठीक है। तो उन्होंने एकदम पूछ लिया कि कहाँ से हो, तो मैंने बोला मुजफ्फरनगर से। कहने लगा मुजफ्फरनगर से? मैंने कहा हाँ। तो उसने एक फ़ोन मिलाया, कहने लगा हाँ जी ये मुजफ्फरनगर से आया भाई। तो मैं बोला, मैंने कहा क्या बात कर रहे हो भैया? कहने लगे भैया मिल नहीं पाने का। मैंने कहा क्यों? कह रहा कि यूपी वाले लोगों को नहीं, मतलब उस साइड के लोगों को नहीं दे रहे। अच्छा। मतलब कुछ तो बोला उसने, लेकिन उसने ये हमें ये पता चला कि हाँ मुजफ्फरनगर का नाम सुन के उसने हमें रूम नहीं दे रहा वो। तो मतलब वहाँ तो बुरा लगा होगा आपको? ये शहर थोड़ा सा खतरनाक तो है, अच्छा। लेकिन यहाँ के लोग भी बड़े दिलदार हैं। अच्छा। मुजफ्फरनगर शहर में ऐसे ऐसे लोग हैं कि अगर आपको कोई दिक्कत हो गई तो आधी रात को भी वो आपकी सेवा में हाजिर है। मतलब भाईचारा बहुत खतरनाक है यहाँ पे, बिल्कुल मैं लोग मानता जान देने के लिए तैयार है भाइयों के लिए। हूँ। बिल्कुल। अच्छा, मुजफ्फरनगर को क्राइम सिटी क्यों कहा गया है? मुजफ्फरनगर को क्राइम सिटी इसलिए बोला गया क्योंकि बहुत पहले ना यहाँ पे बहुत सारे दंगे हुए हैं और बहुत सारी चीज़ें हैं। देखो मैं भी नहीं जानता इतनी, क्योंकि मुजफ्फरनगर जब मैं पैदा हुआ तो मेरे से पहले से है। अक्सर विवादों में रहा है वैसे हाँ, भी। अक्सर विवादों में रहा है। और मैं इस बारे में कुछ नहीं बोलना चाहता क्योंकि इसी फिर कारण मैं तो विवादों में आ जाऊंगा। मोस्टली हमारे शहर को क्राइम सिटी बोलते हैं, तो मेरा उद्देश्य ये है अपने गानों से और समाज के लिए मैं जैसे काम करता हूँ, तो मैं ये सोचता हूँ कि क्राइम सिटी ना बोल के इसको लव सिटी बोला जाए, मतलब कि क्राइम का वर्ड हट जाए। और देखो क्राइम का वर्ड ये कभी नहीं हटेगा, क्योंकि जो नया नई जनता है, जो नया यूथ है हमारा, उनको मज़ा आता है क्राइम सिटी बोलने में। हाँ भाई हम क्राइम सिटी से हैं, मुजफ्फरनगर से हैं, फाड़ देंगे। सिस्टम वाले हाँ, बंदे। सिस्टम है, जानता नहीं है अभी मुजफ्फरनगर से है, तो वो चीज़ें तो चलती रहेगी। देखो एक टैग लग गया, टैग कभी नहीं हटता। इंसान भले ही सुधर जाए, वो कितना भी अच्छा कर ले, इस शहर में कितनी भी साफ सफाई हो जाए, लेकिन गैंगस्टर क्राइम सिटी ये वो टैग मिला हुआ है। वैसे मुजफ्फरनगर का नाम पहले मोहब्बत नगर था, हाँ, आपको पता बिल्कुल होगा। बिल्कुल। और ये बहुत अच्छी बात है, मुझे गर्व फील होता है कि एक दिन और ऐसा आएगा जब लोग इसको मोहब्बत के बिल्कुल। नाम से। और मेरा तो यही है कि मैं चाहता हूँ कि मतलब बाहर के लोग हमारे मुजफ्फरनगर को एक कलाकारों की नज़र से देखें कि हाँ भाई मुजफ्फरनगर में बहुत सारे कलाकार हैं, ब्लॉगर्स हैं, इन्फ्लुएंसर्स हैं, क्रिएटर्स हैं, जो है ना, प्रेजेंट कर रहे हैं। जो प्रेजेंट कर रहे हैं अपने शहर को। बिल्कुल। और हम खुद अपने शहर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं अपने गानों के थ्रू। तो कलाकारों के नाम से अपना शहर पहचाना जाए और अच्छे नज़रिए से लोग हमारे शहर को देखें। मुजफ्फरनगर की फेवरेट लोकेशन जहाँ मुजफ्फरनगर की सारी लोकेशन फेवरेट है, मतलब कि हमारा शहर ऐसा है, मतलब बहुत सारे कैफ़ेज ऐसे हैं जिनमें बैठ के हम खाना वाना खाते हैं, बढ़िया फास्ट फूड खाते हैं, चाय पीते हैं, कॉफ़ी पीते हैं। तो और यहाँ के तो रेड़े ठेले भी भाई इतने मतलब बढ़िया है, वहाँ भी बैठ के हम खा लेते हैं। और छोले चावल वाले हैं हमारे शहर में स्टॉल्स को जो लगाते हैं, तो मैं तो वहीं बैठ जाता हूँ, वहीं पे ऐसे टेबल पे बैठे और अपना दोस्त के साथ अपना छोले कुलचे खा रहे हैं बढ़िया। तो अपना शहर है, मज़े लेते हैं और सभी बढ़िया लोकेशन है। मतलब कि यहाँ तो अगर एक पानी पूरी वाला भी खड़ा है तो ये समझ लो वो भी फेमस है। जब आप घर से बाहर जाते हैं, कभी घूमने हो या खाना खाने जाना हो आपको, तो कभी फैंस मिले, कोई इंसिडेंट ऐसा हुआ है जो आपको यादगार रहा हो? फैंस तो नहीं कहूँगा, सब मेरे भाई हैं और प्यार करने वाले लोग हैं जो मुझे सपोर्ट करते हैं, मेरे वीडियो शेयर करते हैं। लाइक जहाँ भी मैं कुछ खाने पीने जाता हूँ, लोग तो मिलते ही हैं। देखो अपने शहर में हम शहर के ऊपर गाने बनाते हैं या अपने रैप सॉन्ग्स बनाते हैं, तो शहर में सब लोग देखते हैं, तो कहीं ना कोई तो मिलता ही रहता है। मतलब अगर मैं 365 दिन बाहर निकल रहा हूँ तो डेली एक बंदा तो मिलता ही है कि भाई गाना कब आ रहा है, हम तो आपको देखते हैं, हम तो आपको फॉलो करते हैं, भाई फॉलो बैक कर दो। तो ये चीज़ें होती रहती है। और मैं कोई इतना बड़ा सेलिब्रिटी नहीं हूँ या मैं इतना बड़ा कोई हवा नहीं हूँ कि मैं किसी को फॉलो बैक करूँ। और सोशल लाइफ को मैं ज़्यादा इतना सीरियस नहीं लेता कि फॉलो करना, लाइक करना, स्टोरी डालना, क्योंकि मैं रियल लाइफ में ज़्यादा ध्यान देता हूँ, क्योंकि सोशल लाइफ में और रियल लाइफ में बहुत अंतर होता है, मैंने पहले बोला है।
और एक यादगार किस्सा एक ही है। मैं एक दिन एक्टिवा से अपने शहर में जा रहा था, तो हमारे शहर में जो सरवट फाटक है वहाँ पे मेरी एक्टिवा का ना पेट्रोल ख़त्म हो गया। और कैश मेरे पास था नहीं और फ़ोन मेरा हो गया स्विच ऑफ। और तो मैं वहाँ पे खड़ा, तो मैं अगर इसको खींच के लेके जाऊँगा तो लोग बोलेंगे रैपर त्यागी देख कैसे स्कूटी खींच रहा है ना। तो अपने शहर में तो हम नॉर्मल व्हीकल पे चलते हैं, एक्टिवा पे, बाइक पे। तो मेरा पेट्रोल ख़त्म हो गया, तो मैं वहाँ पे खड़ा, और एक जानकार मतलब मेरे को इंस्टाग्राम पे वो फॉलो करता हो, कह रहा अरे रैपर भाई क्या हाल है। मैंने कहा बढ़िया भाई। कह रहे क्या बात हो गई। मैंने कहा कुछ नहीं कुछ नहीं। तो वो जाने लगा। मैंने कहा अरे सुनो, मैं एक बात बतानी यार। कह रहा क्या। मैं कहा यार भाई पेट्रोल ख़त्म हो गया। तो कहने लगा अच्छा। मैंने कहा मेरे पास पैसे भी नहीं है यार, अच्छा। तो थोड़ा सा पैड लगवा दोगे पंप पे तक। उसने कहा चलो। तो उसने एकदम अपनी बाइक घुमाई और वो मुझे पेट्रोल पंप पे तक ले गया। वो मुझे जानता नहीं, पहचानता नहीं, कुछ नहीं, रैंडम इंस्टाग्राम पे फॉलो करता है, मेरे गाने देखता है बस। तो वहाँ पे गया, कहने लगा कितने का डलवाओ। मैंने कहा भाई 200। तो उसने 200 रुपये निकाल के दिया और पेट्रोल भरवाया। तो मैंने कहा मेरे साथ चल भाई। तो मैं उसको एक दुकान पे लेके गया अपने जानकार की। वहाँ पे मैंने अपना फ़ोन लगाया, फ़ोन चार्ज किया, और 2-4 मिनट में फ़ोन चार्ज हो गया। फ़ोन चार्ज करने के बाद मैंने उसका बार कोड लिया, उसको पैसा डाला हैंड टू हैंड, और मैंने उसको धन्यवाद बोला। तो मैंने कहा मगर यार तुम मुझे जानते नहीं पहचानते नहीं, इंस्टाग्राम से देख के ऐसे कैसे मतलब एकदम पैसे दे दिए और मेरी इतनी हेल्प कर दी अपना समय छोड़ के। तो उसने बोला भाई हम तुम्हें अपना भाई मानते हैं और तुम्हें सोशल मीडिया पे देखते हो, तुम अपने शहर के लिए इतना बढ़िया काम कर रहे और शहर में गाने बना रहे हो और तुम्हारा व्यवहार बढ़िया है, तो दिल किया कि हाँ मैं तुम्हारी हेल्प करूँ। तो मतलब वो किस्सा मुझे आज तक याद है कि एक अनजान व्यक्ति मेरे लिए इतना करेगा कि वो अपना काम छोड़ के घर जा रहा होगा बेचारा, तो वो रुका, एक्टिवा पे पैड लगवाया, पेट्रोल पंप पे तक लेके गया, वहाँ पे मेरा पैसा भी दिया और पेट्रोल भी भराया। और तो बहुत बढ़िया लगा। तो मतलब ये तो सुविधा है कि भाई अगर आर्टिस्ट हो तो बहुत सारे काम फ्री में हो जाते हैं। लेकिन ये मतलब उनका प्यार है। किसी का हक नहीं मारना चाहिए, लेकिन है ना, किसी का हक नहीं मारना चाहिए। ये मोहब्बत है उन लोगों की आपके प्रति कि आप कोई चीज़ ऐसी कर रहे हैं जो उनको रिलेट हो रही है, वो आपके लिए फिर कुछ भी करने को तैयार है। मैं कोशिश यही करता हूँ कि जो भी वीडियोस निकालूँ वो रिलेटेबल हो, कि लोग उसे ना रिलेट करें। अभी एक गाना बनाया था जैसे UP12, उसमें लाइन थी चाय सुट्टा बार में ये चलती अपनी चाय है। तो मोस्टली हमारे शहर के लोग चाय सुट्टा बार में कैफ़े में जाते हैं, वहाँ पे चाय पीते हैं, तो वो रिलेट करेंगे कि हाँ भाई हम तो जाते हैं यहाँ पे। तो किसी भी कैफ़े का, रेस्टोरेंट का या स्टॉल का नाम लेते हैं तो लोग रिलेट करते हैं कि भाई हम तो यहाँ पे जाते हैं, इसका नाम है, तो उसको भी बताते हैं भाई देखो तुम्हारा नाम लिया। तो भाई या बात वीडियो है। क्रिएट करते हैं तो ऑडियो हाँ यूज करते हैं। हाँ हाँ, हाँ। ऐसा होता है, मैंने देखा है। अच्छा, नेवर स्टॉप के बाद नेक्स्ट क्या? नए स्टॉप के बाद अभी बहुत सारे गाने हैं जो अलग स्टाइल में हैं और बिल्कुल यूनिक है, और वीडियो भी एक नंबर की अलग ही निकल के आएगी, क्योंकि मेरा उद्देश्य यही है कि एक मतलब वीडियोज ऐसी निकाले कि शहर में लोग देख के बोले कि हाँ भाई कुछ अलग लेवल का वीडियो है बिल्कुल। ये। तो अभी कुछ कमर्शियल गाने भी है, कुछ ओल्ड और न्यू मिक्स वेज भी है अपने पास। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, धीरे धीरे निकलेगी, लोगों को पता चलेगा। अच्छा, मतलब नेवर स्टॉप से कुछ फाड़ हुए या मतलब थोड़ा लो? हर देखो, अभी जैसे UP12 निकाला था, हम्म, तो लाइक डेली आते हैं उस पर, तो लोग उसको अब तक भी सुनते हैं। बिल्कुल। शायद वो लोगों को ज़्यादा पसंद आया। नेवर स्टॉप पे भी डेली लाइक आते हैं, लेकिन उससे ज़्यादा लोग UP12 को ज़्यादा पसंद कर रहे हैं, क्योंकि एक तो वो रिलेटेबल है, अपने शहर के ऊपर है। लोग रिलेट करते हैं कि जिस शहर में घूम रहे हैं उसी के ऊपर कुछ चीज़ें हैं, तो लोग उसमें, लोगों को ज़्यादा मज़ा आता है। और नेवर स्टॉप के बाद भी मैं सोच रहा हूँ कि उससे भी कुछ बढ़िया किया जाए। अच्छा रैपर भाई, जैसे एज एन आर्टिस्ट आपके भी दोस्त थे कुछ लोग, या आपकी एक फैमिली है पूरी की पूरी, आपके जीवन की सबसे बड़ी गलती क्या रही? सबसे बड़ी गलती मैं बताऊं, सबसे बड़ी गलती मेरी ये रही है कि लोगों पर विश्वास करना अंधाधुंध। अच्छा। मतलब कि मेरा ये रहता है, ये रहता था, अब नहीं है, कि किसी इंसान के साथ अगर जुड़ गया तो बस उसके पीछे ही बढ़ जाना। लाइक अगर कोई दोस्त बन गया तो मतलब उस पर जान लौटाने के लिए तैयार हो जाता था मैं। भाई अंधाधुंध विश्वास कि अपना भाई है, अपना दोस्त है, लेकिन वही दोस्त अपने मन में क्या लेके घूम रहा हमारे लिए, ये हम कभी नहीं समझ सकते। एक ऐसा इंसान जिसके लिए सदा हम निछावर करते रहे, जान लुटाते रहे, हमेशा उसकी परेशानी में खड़े होते रहे। उसने कभी फ़ोन किया कि हाँ भाई त्यागी, एक बात हो गई, यहाँ पे आना है, या कोई दिक्कत हो गई, और हम बिना ये सोचे कि इसका क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा या हमारे पास समय है या नहीं है, हम एकदम चले जाते हैं। तो जिस इंसान के लिए हम जीवन भर एक फ़ोन पे अवेलेबल रहे, हमारे बुरे समय में वो मिला ही नहीं,
तो ऐसे लोग भी मेरे जीवन में रहे कि जिनके लिए जान लुटाने तक मैं तैयार था, और जब मेरा समय ख़राब आया या मुझे ज़रूरत थी तो वो लोग नहीं मिले। तो मेरी सबसे बड़ी गलती है कि मैंने लोगों पे विश्वास किया अंधाधुंध। तो जब से मैंने विश्वास करना छोड़ा और उम्मीदें रखनी छोड़ी लोगों से, तब से मतलब बहुत चीज़ें सही हो गई, लाइफ पे बहुत इफेक्ट पड़ा। मतलब पहले ये रखता था कि यार ये दोस्त से दोस्ती ना टूट जाए, ये बुरा ना मान जाए, तो अब किसी से फ़र्क नहीं पड़ता। मुझे हाँ बोलनी है मैं हाँ बोलूँगा, ना बोलनी है ना बोलूँगा, मतलब कोई बर्डन नहीं है। पहले रहता था यार किसी दोस्त को बुरा ना लग जाए, ये ना हो जाए वो ना हो जाए, लेकिन अब कुछ ऐसा नहीं है। और मेरे मानना यह है कि पुराने दोस्त ही सबसे बढ़िया होते हैं, नए दोस्त तो मोस्टली सब मतलब के लिए बनते हैं। मेरे बहुत सारे दोस्त हैं जो 23-23 साल से मेरे दोस्त हैं। आई एम 25, मेरी 25 साल की एज है अभी, और बचपन से जो 2-2, 3-3 साल की उम्र से मेरे साथ है वो आज भी मेरे साथ है, और बात होती है मेरे आसपास गली मोहल्ले में, या जो मेरे दोस्त है वो बहुत बढ़िया मेरे दोस्त रहे हमेशा। या उन्होंने, रिलेटिव्स में? हाँ बिल्कुल, और उन्होंने मेरी हमेशा मदद करी है। आज ही मेरे बहुत सारे दोस्त हैं, हमेशा मेरी मदद करते हैं, हेल्प करते हैं, और जान लुटाने के लिए मेरे ऊपर तैयार रहते हैं। आज ही मुझे कोई बात हो जाए, मेरे साथ दिक्कत हो जाए, तो मुझे इतना पता है कि मैं अगर एक फ़ोन मारूंगा तो मेरे बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं वो एकदम आ जाएंगे और जान लुटाने के लिए तैयार है। लेकिन कुछ दोस्त ऐसे रहे जिनके साथ रह के मैंने रिग्रेट करा है एट दी एंड, कि भाई मैंने बहुत गलत अपना समय दिया। मैंने अपने 8-10 साल खराब ही करे हैं। जब से मैंने म्यूज़िक स्टार्ट किया तब से ही कुछ दोस्त ऐसे जुड़ गए जिनका मैं आज तक समझ नहीं पाया कि इनके मन में क्या है। हमेशा मैं उनको अपना बड़ा मानता रहा, मेरे से को छोटा भी है मैं तब भी उसको आगे लेके चल रहा। मैंने कहा चलो भाई है भाई है भाई है, कोई दिक्कत नहीं। लाइक आपको यूज करते रहे। हाँ, मेरा यूज़ ही मान लो एक तरीके से। एक्सेप्ट कोई नहीं करेगा कि हमने त्यागी का यूज़ कर लिया या हमने रैपर का इस्तेमाल कर लिया, या रैपर के साथ मतलब निकाल लिया। कोई अपने आप को सही नहीं बताएगा, अपनी कहानी में कोई भी अपने आप को गद्दार नहीं बताता। बिल्कुल बिल्कुल। और मैं जितना इस पॉडकास्ट में बोल रहा हूँ कि मेरा यूज़ कराया लोगों ने, या मतलब मेरे से मतलब निकाल लिया, तो मेरे कहने से कुछ नहीं होगा। मैं तो यहाँ पे बोल के चला जाऊँगा, मैं गद्दार हूँ या नहीं हूँ ये मैं नहीं डिसाइड करूँगा, ये तो ऊपर वाला बताएगा। मैं अपनी कहानी में कभी भी अपने आप को गद्दार नहीं बताऊँगा। मैं यही बताऊँगा कि भाई मैं तो अच्छा था, मैंने लोगों का साथ दिया और लोगों ने मेरा यूज़ करा, लोगों ने मेरे साथ मतलब निकाला। मेरे बोलने से क्या होगा? मैं तो सिर्फ बता सकता हूँ, मैं सच बोल रहा हूँ या नहीं बोल रहा ये तो ऊपर वाला जानता है। मैं तो यहाँ पे बोल के चला जाऊँगा, लेकिन समय समय जवाब देगा कि कौन सही है और कौन गलत है। बिल्कुल सही बात। आप लोगों के साथ रहे, लोगों ने आपका दिल दुखाया होगा, आपने लोगों को समझाया भी होगा, तो मतलब अगर वो लोग आपकी ज़िंदगी में दोबारा आना चाहे तो क्या पॉसिबल है? सबसे पहली बात तो अब इतना समय नहीं है कि मतलब मैं लोगों के साथ इतना समय बिताऊं कि भाई उनको समझाऊं। अब इतना समय नहीं है। पहली बात तो अब अपने काम पे फोकस है, और मेरे को मेरे काम से ज़्यादा बढ़िया और कोई चीज़ लगती ही नहीं है। सारा दिन अपने स्टूडियो में रहना, काम करना, उसी में अपने आप को मज़ा आता है। ज़्यादा अब इतना समय नहीं है कि मैं लोगों को समझाऊं। मैंने अपने 8 साल लोगों को समझाने में ही ख़राब करे हैं। जब से म्यूज़िक स्टार्ट किया 8-10 साल हो गए हैं। तो लोगों को समझाना, लोगों को सुधारना, मेरा मानना तो यह है कि लोगों को समझाओ मत, क्योंकि अगर तुम किसी को समझाने की कोशिश करोगे तो बुरे बन जाओगे। किसी को सुधारने की कोशिश करोगे तो तुम खुद उसके दुश्मन बन जाओगे। कोई किसी को नहीं सुधार सकता इस दुनिया में। ये मैंने चीज़ें सीखी है अपने 8 साल की जर्नी में। अपनी 8 साल की जर्नी में ये चीज़ मैंने सीख ली है कि किसी को समझाओ मत, या तो फ्री छोड़ दो, पीछे हो जाओ, या फिर बस अपना समय बर्बाद करते रहो। तो एट द एंड मैंने अपने आप को समझाया, लोगों को ना समझा के खुद को समझाया और पीछे हट गया। और जब से मैंने लोगों को समझाना छोड़ा है, लोगों के पीछे पड़ना छोड़ा है, तब से बहुत सही हो गई है लाइफ। मतलब कि बहुत सारे आइडियाज़ रहते हैं, थॉट्स रहते हैं, और कुछ करने का मन करता है लाइफ में कि हाँ भाई नए नए क्रिएटिविटी करता रहूँ। तो मेरा मानना ये है कि उन लोगों को लाइफ में दोबारा ना लाया जाए, क्योंकि जो इंसान एक बार हरकत कर सकता है, या दोस्ती में धोखेबाजी कर सकता है, या आपको नहीं समझ सकता, तो उस इंसान के साथ रह कोई फ़ायदा नहीं है। अपना जीवन में आगे बढ़ो, और जो छूट गए फिर उन्हें भूल जाओ। मैं एक क्यूज़ खेलूँगा आपके साथ में। मैं कुछ रैपर्स के नाम लूँगा, सिंगर्स के। आपको बताना है कि आप क्या फेवरेट कौन है, रफ्तार या बादशाह? रफ्तार। रफ्तार या यो हनी सिंह? यो हनी सिंह। यो हनी सिंह या अब एमसी कुछ स्टैन? मत पूछना, यो के बाद कुछ नहीं है। अच्छा। वो लेजेंड है भाई। आप उनके रैप सुनते भी हैं नहीं? हाँ, सब सुनते हैं भाई, बचपन से यो हनी सिंह को सब सुनते हुए आए हैं। और यो हनी सिंह एक तरीके से लेजेंड है इंडस्ट्री का, तो उससे ऊपर कुछ नहीं है। आपका म्यूजिक करियर नहीं होता तो आप
क्या होते, मतलब क्या कर रहे होते अभी फिलहाल? अगर मैं म्यूज़िक में ना होता, मैं रैपिंग ना कर रहा होता, तो फिर मैं अपना काम कर रहा होता, मेरा अपना बिजनेस कर रहा होता मैं, या फिर मतलब कुछ ना कुछ काम कर रहा होता, एक साधारण जीवन जी रहा होता, लाइक एक वर्किंग पर्सन होता, जॉब कर रहा होता, बिजनेस कर रहा होता, या कुछ भी काम कर रहा होता, एक आर्टिस्ट ना होता। लाइक आर्टिस्ट को क्या होता है, आर्टिस्ट को लोग जानते हैं शहर में, जहाँ भी जाते लोग पहचानते हैं सोशल मीडिया के थ्रू। तो अगर मैं एक आर्टिस्ट ना होता, रैपर ना होता, तो फिर या तो मैं जॉब कर रहा होता, या फिर मैं जैसे अभी अपना मेरा वर्क है तो फिर मैं अपना बिजनेस कर रहा होता। अच्छा अच्छा, फैमिली वाले आपको सपोर्ट करते हैं? हाँ, फैमिली पूरा सपोर्ट करती है। शादी? स्टार्टिंग में थोड़ा रोकते थे कि भाई पढ़ाई पे ध्यान दे लो, स्कूल है, ये है, वो है, क्या है ये ड्रामेबाजी। लेकिन अभी सब सही है, अभी जब दिखती है चीज़ें तो अब कोई नहीं रुकता, अब सब सपोर्ट करते हैं। इस जर्नी के दौरान आप किसी को थैंक्स बोलना चाहते हैं? अ, अपनी फैमिली को पूरा थैंक्स है, और बहुत सारे यार दोस्त हैं जिन्होंने सपोर्ट किया है, और मेरे जो डायरेक्टर है, मेरे भाई है बिल्कुल, नाम भी ले दूंगा मैं उनका, राजा जी उनका नाम है, और शैंकी है, शैंकी अग्रवाल। तो उन लोगों ने मुझे बहुत सपोर्ट किया है, 8-10 साल से वो मेरे साथ है। वो बोलते हैं कि तू शूट कर, हम करेंगे तेरा शूट, और उन्होंने बहुत साथ दिया है। उनका अगर मैंने नाम लिया है तो बहुत सोच समझ के लिया होगा, क्योंकि किसी का नाम नहीं ले सकते ऐसे। वो मतलब फैमिली मेम्बर वाला उनके साथ सीन है, तो वो मेरा शूट भी करते हैं। और डायरेक्टर तो बहुत लोग हैं मेरे पास जो मेरा शूट कर सकते हैं, जो करते भी हैं, लेकिन उनको ही मैं चूज़ करता हूँ। मैं कभी कभी सोचता हूँ मैं अपने गाने किससे शूट कराऊंगा। मैं उनको बजट देता हूँ, मैं उनको पे करता हूँ शूट का, और सभी को पे करना है, लेकिन बात पे वाली नहीं है, बात है एक बॉन्ड वाली, क्योंकि उनके साथ मज़ा आता है शूट करने में। तो अगर वो ना हो तो मैं सोचूंगा यार मैं शूट किससे कराऊँ, मुझे कौन समझ पाएगा कि मतलब मैं क्या चाहता हूँ, किस तरीके से मैं चाहता हूँ ये शॉट इस तरीके से आए। तो वो लोगों ने बड़ा सपोर्ट किया है, और उन लोगों ने सिखाया भी है, बहुत सीखा भी है उनसे। तो फैमिली को थैंक्स बोलना चाहूँगा, मेरे यार दोस्तों को थैंक्स बोलना चाहूँगा। मैं आखिरी सवाल करना चाहता हूँ आपसे। आप अपने फैंस को और हमारे व्यूवर्स को कोई एक संदेश देना चाहते हो या कुछ कहना चाहते हो उन्हें? फैंस तो कोई नहीं है, सब अपने भाई है, अपने अच्छा। दोस्त है। मैं यही बोलना चाहूँगा कि बढ़िया करो लाइफ में, और जिस भी फील्ड में हो उसमें कंसिस्टेंट रहो, मतलब करते रहो। आज के समय में क्या होता है, मेरे को 10 साल हो गए, 10 साल बाद आज मेरा कोई गाना मिलियंस में गया है। एक टाइम था जब हम 1-1 हज़ार व्यूज़ के लिए लोगों को वीडियो भेजते थे कि भाई देख लो, इतने शेयर करते थे, और 1,000 व्यूज़ भी 1-1 साल में आते थे। एक साल बाद दिखता था कि हाँ भाई इस पे 1K व्यूज़ हो गए। अच्छा। तो समय लगता है चीज़ों में। कोई भी आर्टिस्ट है, ब्लॉगर है, क्रिएटर है, या डांसिंग में है, या किसी भी आर्ट में है, किसी भी फील्ड में है, मेहनत करते रहो और समय दो, और साइड बाय साइड भी कुछ ना कुछ काम करते रहो। तो मेरा यही कहना है कि गलत चीज़ों से दूर रह के सही चीज़ों में एंटर करो, और बढ़िया करो लाइफ में, क्योंकि कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है, अगर तुम उसमें मेहनत करो और उसको कंसिस्टेंट करते रहो, उसमें रिजल्ट ना आए, रिजल्ट ज़रूर आएगा। तो मेहनत करते रहो, आगे बढ़ते रहो, और सभी को ऑल द बेस्ट भाई।